गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 1 अगस्त 2020 की क्लास 10th की शिक्षा निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई वर्कशीट इंग्लिश मीडियम में। जैसा कि आपको दिख रहा है, आपकी आज की वर्कशीट सोशल साइंस के ऊपर है और हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। पिछली कुछ क्लासों से हम फेडरलिज्म डिस्कस कर रहे हैं, तो आज इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं। फेडरलिज्म के अंदर इन अ फेडरल स्ट्रक्चर द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड अपॉन वेरियस अदर फैक्टर्स अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। यानी कि अगर किसी फेडरल स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ही नहीं, एक तो हमें संविधान ने कुछ नियम दे दिए, पर संविधान के नियम के अलावा जो इनके रिलेशनशिप्स होते हैं वो और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ रूलिंग पार्टीज एंड इट्स लीडर्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जो रूलिंग पार्टी है वो इसके सिद्धांतों का कितना पालन करती है। इन इंडिया one party has ruled in center and in most of the states for longer period of time। यानी कि बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने सेंटर पे रूल किया और स्टेट्स पे भी किया, अलग अलग किया, तो बहुत सारी स्टेट्स इस तरीके की है। दिस चेंज्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। 1990 तक अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स को देखेंगे तो इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी। 1990 के बाद बीजेपी और बहुत सारी स्टेट की पार्टीज भी आई जो अलग अलग स्टेट में खड़ी हुई। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स। कोलिशन गवर्नमेंट्स का मतलब क्या होता है कि कई बार कोई एक पार्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड चुनाव नहीं जीतती। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ निश्चित सीटों पर एक ही पार्टी के प्रत्याशियों को जीतना पड़ता है। अब अगर उतने प्रत्याशी ना जीते तो एक से ज़्यादा पार्टी मिलकर सरकार बना लेती हैं। उस सरकार को हम कहते हैं कि वो एक कोलिशन गवर्नमेंट है एट द सेंटर। दिस लेड टू न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। तो 1990 के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनका रोल बढ़ने लगा। 1990 तक उनके पास जो पावर थी वो भी कम थी। 1990 के बाद उनके पास जो पावर थी वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। उसके बढ़ने का रीज़न ये था कि पॉलिटिक्स में जो नए एरा थे, जो पॉलिटिक्स में नए सिद्धांत थे वो ऐड हो रहे थे। आगे बढ़ते हैं। वो कहता है when the power is taken away from central and state government and given to local government। यानी कि अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से जब पावर ले ली जाती है और लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, इस प्रोसेस को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि सेंट्रलाइजेशन से दूर जाना। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स decentralization was taken in 1992 when panchayats in villages and municipalities in urban areas were set up in all states। तो 1992 में क्या हुआ कि पंचायत बना दी गई, अलग अलग गांव में, प्रांतों में पंचायत बनाई गई और इन पंचायतों को भी कुछ पावर दी गई, जिससे पावर 3 लेवल पे डिवाइड हो गई, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और पंचायत के लेवल पे। और इससे एक तरीके से सेंटर के ऊपर पड़ने वाला जो जोर था, जो बोझ था, वो भी कुछ कम हो गया। चलिए एग्जाम्पल आप क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे हो गए। पहला क्वेश्चन है हाउ डज फैक्टर अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अफेक्ट फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गिव सम एग्जाम्पल। तो ये आपका पहला आंसर यहां पे दे रखा है दैट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ रूलिंग पार्टीज एंड इट्स लीडर्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इन इंडिया one party has ruled in the center and in most of the states for a longer period of time, but this changed significantly after 1990।
and this period saw a rise of regional political parties in many states of the country. थोड़ा बड़ा है और ये पूरा बनेगा आपका आंसर पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है, द रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट हैज इंक्रीज्ड इन द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। व्हाई डू यू सी इट एज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट? यानी कि स्टेट की जो इंपॉर्टेंस थी वो कोलिशन गवर्नमेंट में बढ़ी। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज after 1990 there was a rise in the regional political parties in many states of the country. This was also the beginning of coalition governments at the center. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of the state governments. तो ये होगा आपका सेकंड का आंसर। और उसके बाद इस आंसर में आप एक और चीज़ भी ऐड करेंगे कि यहाँ पे दैट a large number of problems and issues are best settled at the local level. ये आपका सेकंड आंसर का ही अगला पॉइंट बनेगा। फिर एग्जाम्पल करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं थर्ड क्वेश्चन। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट विच रूल्स इन अ स्टेट एट प्रेजेंट, विच पॉलिटिकल पार्टीज आर मेंबर ऑफ दिस कोलिशन गवर्नमेंट। तो आंसर आपके सामने है, महाराष्ट्र इज रन बाय कोलिशन गवर्नमेंट एंड शिवसेना, एनसीपी एंड कांग्रेस, ये तीन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उसको रन करती हैं। फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू डिसेंट्रलाइज द पावर? क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका आंसर भी सेम वही है, दैट द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये आंसर की आपकी हिंट्स हैं। आप इन पॉइंट्स के आसपास अपने पूरे आंसर को डिफाइन कर सकते हैं। आप इसके अंदर पॉइंट्स को ऐड भी कर सकते हैं, जैसे आपके आंसर की लेंथ और बढ़ जाएगी, आपके आंसर और अप्रोप्रिएट और एप्ट हो जाएंगे। चलिए, आपने वर्कशीट, एसएसटी की वर्कशीट हमने डिस्कस कर ली है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी वर्कशीट पर, जो कि है इंग्लिश की। तो ऊपर आप लिखेंगे अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम। एक डायग्राम मुझे दिख रहा है जिसमें एक व्यक्ति एटीएम में अपना कार्ड डाल रहा है। तो देखते हैं ये क्या है। ये है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड योर एटीएम कार्ड स्टॉप्ड वर्किंग and it got deactivated after its date of expiry. You could not step out to go to the bank. Write a letter to the manager of your bank requesting him to issue a new ATM card at the earliest. You may use your name, address, bank name, and here's the format you would like to use. यानी कि क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा लेटर आपने लिखना है कि लॉकडाउन के दौरान आपका जो बैंक का एटीएम कार्ड था वो ख़राब हो गया, उसकी ड्यू डेट थी वो ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया। अभी तो बहुत बुरी न्यूज़ है, आप बाहर नहीं निकल सकते, तो आपको एक लेटर लिखना है बैंक मैनेजर को, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि आपको एक नया कार्ड इशू कर दे। उन्होंने फॉर्मेट आपको दे रखा है, तो फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं कि फॉर्मेट कैसे लिखते हैं। सबसे ऊपर आएगा सेंडर्स नेम, फिर आएगा सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसिपिएंट्स नेम, रिसिपिएंट्स एड्रेस, उसके बाद आएगा डियर, यानी कि जो भी आप सर, मैम। उसके बाद आती है यहाँ पे बॉडी ऑफ लेटर, फिर सिंसियरली, फिर साइन और लास्ट में अपना नेम। तो ये आपको एक फॉर्मेट की मैंने हिंट दी है कि इस तरीके से आप फॉर्मेट लिख सकते हैं। तो लेटर का फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिया है। एक छोटा सा लेटर मैंने लिखा है, उसको भी देख लेते हैं। तो लेटर है, सबसे पहले ऊपर आपने लिखा अपना एड्रेस, जो रेड पेन से लिखा ये चेंज होगा,
ये आपका है ओन एड्रेस। फिर लिखिए आपने डेट, फिर लिखा उस बैंक का नाम और मैनेजर का नाम, जैसे द बैंक मैनेजर, जो आपका बैंक है। फिर आया आपका सब्जेक्ट, रिक्वेस्टिंग फॉर इशूइंग न्यू एटीएम कार्ड। फिर लिखा रिस्पेक्टेड सर मैम, आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ दिस बैंक एंड माई अकाउंट नंबर इज अकाउंट नंबर, जो भी आपका है। आई रिक्वेस्ट यू टू इशू अ न्यू एटीएम कार्ड फॉर माई अकाउंट एज सुन एज पॉसिबल। I herewith enclose all the necessary documents along with this letter. Please do the needful. Thanking you. Sincerely. फिर आएंगे आपके साइन और फिर उसके नीचे आपका नाम। ये हो गया आपके लेटर का फॉर्मेट। तो बच्चों, बहुत इजी लेटर है। आप चाहें तो और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ये लिख सकते हैं कि लॉकडाउन है इसलिए मैं बैंक नहीं आ पा रहा हूँ और जल्दी से भेजिए। तो मुझे लगता है कि लेटर आपको समझ आ गया है, अब कोई इशू आपको रहेगा नहीं। तो इस लेटर के साथ हम आज की वर्कशीट को एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे मंडे को कुछ नई वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।